चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और बाजार पर उनके टेक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटी से सचितानंद उत्तेकर भी हमारे साथ हैं। सचितानंद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कहाँ 15,777 के लोज हमने पिछले हफ्ते देखे और कहाँ कल से जो तेजी आई है वो बाजार में अब भी कायम है। निफ्टी हम देख रहे हैं 16,200 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बाजार पर आपका नजरिया बताएं। गुड आफ्टरनून। यहाँ पर नहीं करना चाहिए जिस तरीके से मोमेंटम शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड जरूर होगा अगले कुछ दिनों के लिए। स्पेशली अगर हम देखें डेटा, पिछले 11 दिनों से जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, पिछले 2 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गई थी एंड उसमें भी काफी सारा शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा नजर आ रहा था। इनफैक्ट आज निफ्टी का अगर हम ओवरऑल उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो वहां पर भी काफी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो चुके हैं। निफ्टी एज अ होल 3% का हुआ है, यहाँ पर एडिशन दिखा रहा है क्लियरली। जिस तरीके से यहाँ पर बाउंस प्लेस्ड है वापस, मुझे लग रहा है कि 16,000 के आसपास का जो बेस है वो वापस री एस्टैब्लिश हुआ है। एंड ऑन द हायर साइड इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए मुझे लग रहा है कहीं जाकर 16,440 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर रणनीति तो बाय ऑन डिक्लाइन या बाइंग की ही रखनी चाहिए। अगर थोड़े बहुत भी डिक्लाइन मिलते हैं तो अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको निफ्टी के लिहाज से लगाना चाहिए अराउंड 16,090 का। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कहीं जाकर 16,440 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में कंफर्टेबली नजर आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो 16,200 के ऊपर हम यहाँ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। एक बार राजेश पालविया भी हमारे साथ, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं बाजार पर। राजेश, आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम से आज अच्छी खासी तेजी आई है, ये कितनी सस्टेन करेगी? देखते रहिए, हम लोग डिस्कस करते हैं, हम तो बता रहे थे तेजी आने वाली है। अरे अजय, सुबह 10 बजे के बाद तो जो एकदम से आई वो उसके रेफरेंस में था। तेजी तो 15,700 से। स्वदेश के व्यूअर्स को एकदम सरप्राइज नहीं हो रहा है क्योंकि वो इनफैक्ट फ्राइडे को जो हमने शो किया था, सुनील सिंघानिया चिल्ला के बोल रहे थे अब नहीं लोगे तो कब लोगे, कोई मान भी नहीं सकता था। तब उन्होंने बताया अपने व्यूअर्स को बेस्ट वॉइसेस लेके आ रहे। देखिए सचिदानंद और राजेश भी उसका पार्ट है। एब्सोल्युटली। और फ्राइडे से हम कहते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का यहाँ पर कौन गट्स करेगा, तो एब्सोल्युटली। सो आई विल रीफ्रेज माय क्वेश्चन देन इन दैट केस। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहिए 18 आवर स्वदेश के जो व्यूअर्स हैं वो भले ही एकदम आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो शायद सरप्राइज हो रहे होंगे। अब ये कितना सस्टेन करेगी? क्या रेंज ऊपर की होनी चाहिए? 16,200 तक एक बड़ा रेजिस्टेंस मान रहे थे, 16,100 भी मान रहे थे, उसके भी ऊपर बाजार इस वक्त सस्टेन कर रहा है। राजेश, या गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल क्लोजिंग शो में भी हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट को, और हमने कल भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा तेजी का कॉल लिया था। अजय जी ने मारुति और दूसरे स्टॉक्स पे भी डिस्कस किया था। काफी अच्छा मोमेंटम आज बना है। जरूर मार्केट के लिए एक सरप्राइज जो आज रहा वो मेटल पैक से रहा, क्योंकि एक ओवरसोल्ड मेटल स्टॉक्स थे वहां पे आज जो मूव आया वो जरूर एक सरप्राइज है मार्केट के लिए। जिस तरीके की एक तेजी बनी है मेटल स्टॉक्स में, तो देखे तो आज पूरे मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग बनी है। कोर सेक्टर्स जो है वह काफी अच्छा एक रिवर्सल यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं नियर टर्म चार्ट पे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से अब हम 16,200 के लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो आज काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमने कॉल राइटर्स के फ्रंट पे देखने को मिला है, और पुट राइटर्स अब एग्रेसिव हो चुके हैं। 16,000, 16,100, इवन 16,200 की स्ट्राइक पे भी पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो एक पेन जो दिखने को मिल रहा था वो अब कहीं ना कहीं ईज ऑफ होते हुए दिख रहा है, और 16,200 के ऊपर तो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन रहेगा मार्केट के लिए। यहाँ से हम अनदर 200-250 पॉइंट का भी अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। वहां पे हमें भी लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 16,400, 16,450 की तरफ हम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अब सेटअप के हिसाब से हमें लगता है जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है कैरी करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले हायर साइड पे। 16,050 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड रखे पोजीशन 16,400, 16,450 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मूव आज बना है। जिस तरीके से अब 34,200 के लेवल को अब यहाँ पे हम निगोशिएट करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से 34,200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। हमें लगता है अगर इसके ऊपर सस्टेन रह जाएगा तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट पड़ाव हमें लगता है जो आता है करीब 34,800, 35,200 बड़े लेवल, हमें लगता है वहां तक भी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी भी बैंकिंग स्पेस में बहुत से स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आना बची है। तो हमें लगता है कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में अब यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 33,700 का। ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखे। अपसाइड के टारगेट 34,800 और 35,200 तक आते हुए दिख सकते हैं।
तो चलिए इंडेक्स पर तो नजरिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का हमने जाना और आप देख भी रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से तेजी का माहौल है, बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी अब समझते हैं। सच्चिदानंद बताएं आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? देखिए क्लियरली यहाँ पर लीडर्स के साथ ही रहना है एंड स्पेशली उन लीडर्स के साथ रहना है जिन्होंने रेजिलियंस डिस्प्ले किया था पिछले 2 हफ्तों में। तो पहला नाम जो मेरे रेडार पे रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का ही रहा है। डिस्पाइट मार्केट वीकनेस यहाँ पर एक काफी स्टेडी और सस्टेनेबल साइडवेज एक्शन रही थी। 1800 का लेवल काफी समय तक इसने होल्ड किया था एंड फाइनली इसके ऊपर के कोट्स आने चालू हुए। जिस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग होगा अगले कुछ दिनों के लिए। काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो मुझे लग रहा है 1920 के लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1822 पे। जो सेकेंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो रही है मेटल पैक में से JSW स्टील में। लगभग कल के सत्र में एक बुलिश शरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन था। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो एक होमिंग पिजन जो एक काफी रेयर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो एस्टैब्लिश हुआ था डेली चार्ट पे एंड उसी का कंफर्मेशन आज नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर प्ले है प्लस स्टॉक का अगर हम डेटा देखें तो लगभग मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है जो लगभग 665 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर JSW स्टील में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ा सा रनअप ज्यादा हुआ है तो मुझे लग रहा है 630 632 के रेंज में आप अक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 622 का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 655 का। जो फाइनल कॉल है वो है UPL में। यहाँ पर भी जिस तरीके से मार्केट में वीकनेस थी उस पर्टिकुलर वीकनेस में ज्यादा इससे पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक काफी साइजेबल सपोर्ट जोन इसने बना दिया है लगभग 800 780 इस पर्टिकुलर जोन में। वहां से वापस एक रिवर्सल नजर आ रहा है। जिस तरीके से डेली चार्ट पे इसकी वेव स्ट्रेंथ है एक क्लासिक जिगजैग वेव कंप्लीशन के ही सिग्नल आ रहे हैं जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश इंपल्स यहाँ पर बननी चाहिए। तो 865 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी 805 के स्टॉप लॉस के साथ। ITC की बात करते हैं। ITC का आज अच्छा योगदान आ रहा है। स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। हालांकि इंडेक्स में तो चौतरफा रैली है। मेटल तेज है, L&T, बैंक्स, रिलायंस, बट स्पेसिफिकली ITC को लेके मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आज 4.5% ऊपर है बट ये 270 के तरफ जा रहा है जो इसका प्रीवियस हाई था, रिसेंट हाई। 6 महीने का चार्ट लेके आई है डायरेक्टर साहब। कल रिजल्ट्स हैं और फैक्ट ऑफ द मैटर इज इनका सारे अगर आप मोटा मोटा देखिए पेपर बिजनेस अच्छा कर ही रहा है। आपने देखे होंगे पेपर स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। होटल बिजनेस पूछने की बात ही नहीं है कितना अच्छा चल रहा है। मैसिव बुकिंग्स और ट्रैवल हो रही है। सिगरेट वॉल्यूम वापस आ गई है। तो एक तरह से देखा जाए एग्री बिजनेस, FMCG में थोड़ा मार्जिन प्रेशर हो सकता है लेकिन अदरवाइज इसके सारे बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए और आप देखेंगे इसने 220 से 270 की जर्नी 2 बार की है। पहली बार 220 से स्टार्ट हुआ 270, फिर 230, अब ये वापस 270 की तरफ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे लोगों के मन में कि ये क्रॉस कर पाएगा इस बार, क्योंकि अगर ये क्रॉस कर पाएगा तो ये 300 की तरफ जाएगा, अगर नहीं तो वापस 250। 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, वेट करते हैं हम 6 महीने के ग्राफ की। ये तो टुडे है, ये हम तीसरी बार चला रहे हैं। 6 महीने का ग्राफ ये देखिए, ये इसका 6 महीने का ग्राफ है और ये 270 इसका एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है। राजेश जरा इस बार बताइए क्या लग रहा है आईटीसी इस बार इसको क्रॉस करके 300 320 वो सब लेवल जो सब लोग बात कर रहे हैं आ पाएंगे इस बार? देखिए अजय जी बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आईटीसी का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से एक बड़े चार्ट पे जो ब्रेकआउट देखने को मिले, मंथली और ईयरली चार्ट भी देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और जो मार्केट की गिरावट थी उसके बावजूद भी वो ब्रेकआउट को इंटैक्ट रखा था। हम पहले देखते थे आईटीसी 240-45 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार जो गिरावट भी हुई मार्केट में ये लेवल तक भी आईटीसी ने गिरावट नहीं दिखाई और ऑलमोस्ट इसने 250 के आसपास ही अपना एक बेस बना के वापस से रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के इसके सेटअप दिख रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में है, तो हमें लगता है बिल्कुल ये स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने हुए हैं ये स्टॉक 300-320 की तरफ
बिल्कुल बढ़ते हुए दिख सकता है, हो सकता है स्लो मूवर है लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अगर इसको पोजिशनली थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से रखें तो 300-320 तक की अपसाइड इसमें बिल्कुल ओपन है। स्टॉप लॉस रखे करीब 240 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में, वो लेवल अगर इंटैक्ट रहेंगे तो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी के 320 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा आगे आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में। एटलीस्ट राजेश को ये लगता है। आइए फंडामेंटल्स पे जान लेते हैं विनी से कि रिजल्ट्स में इस बार क्या आ सकता है। विनी, आईटीसी अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है एबिटा मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। नाउ ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इंप्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कॉमेंट्री क्या आ रही है अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ऑलराइट विनी, शुक्रिया आपका ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। रिजल्ट्स कैसे आते हैं देखेंगे हम और रिव्यूज भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन भारतीय एयरटेल के स्टॉक को एक बार देखिए, करीब 2% की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहे हैं। नतीजों से पहले मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ और नतीजों के अनुमान भी यही है। 5G को लेकर काफी हद तक कमेंट्री क्या आती हुई दिख सकती है, इस पर नजर रखनी है। इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन विस्तार से समझ लेते हैं फंडामेंटली नतीजे कैसे रह सकते हैं। सौमित हमें बताएंगे। सौमित बताएं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से सिक्वेंशियल बेसिस पे। अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यूज करीब 6.5% से ऊपर हो सकते हैं, एबिटा 10% से हायर हो सकता है, एबिटा मार्जिन्स करीब 50.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है जो कि की नंबर होता है भारतीय एयरटेल के लिए, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 10% का है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा करीब 12% से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 32.5 करोड़ के आसपास, और आरपू अगर हम आरपू भी देखते हैं तो वो करीब 10% से इंक्रीज कर सकता है और क्यू ऑन क्यू बेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन, टैरिफ हाइक, ये दो ही चीज़ है जो नंबर्स को एड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। और उसके अलावा जो बाकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। ब्रॉडबैंड सिक्वेंशियली करीब 9% से ग्रो कर सकता है, और जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें करीब 2 to 4% की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स पहले ही रिलीज हो गए थे और एबिटा फ्रंट में एक बीट देखने को मिला था एनालिस्ट साइड पर, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। और एक और चीज़ पे ध्यान रखने की वो है सब्सक्राइबर नंबर्स। अब एनालिस्ट काफ़ी म्यूटेड सब्सक्राइबर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम TRI का डेटा देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन किया है भारतीय एयरटेल ने, तो वो साइड पे एक सरप्राइज आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उसके अलावा क्या सब्सक्राइबर की बिहेवियर रही है पोस्ट टैरिफ हाइक, दूसरी टैरिफ हाइक कब लेगी कंपनी, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री, और उनका 5G रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इस पर भी कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी जानने के लिए। बिल्कुल स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रीव्यू हमसे शेयर करने के लिए, डेटा पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे एक बार मार्केट्स पे। आज क्लियरली जो लीडरशिप निकल कर आ रही है वो आपको मेटल्स एंड कमोडिटीज से निकल के आ रही है, स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स के। वेदांता, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपको 8 से 11% तक का मूव दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ बोरा भी बने हुए हैं। कुछ गुड आफ्टरनून। ये एक टेक्निकल बाउंस बैक ही कहना चाहिए, लेकिन क्या इतने शॉर्ट्स थे सिस्टम में कि एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी दिखा दी इस पूरे स्पेस ने? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे आपके दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। स्पॉट ऑन एक्चुअली।
मेटल काउंटर्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे। देखिए इतने अच्छे रनअप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना तो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन जिस तरीके का हमने फॉल देखा था, और देखिए वो फॉल भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल कारण से जुड़ा हुआ था, लेकिन जितनी जिस पेस से वो सेलिंग हुई थी, ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट दे रहे होंगे इन्वेस्टर्स को आई सपोज, बट टेक्निकली जो हम देख रहे थे डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे, वहां से बाउंस आना बनता था। अब ये हुआ है कि जो फंडामेंटल रीजन जिनकी वजह से वो नहीं चल रहे थे वो भी साथ में प्ले कर रहे, तो शॉर्ट कवरिंग के साथ एक डिलीवरी बाइंग भी है। आई एम प्रीटी श्योर अगर हम आज शाम का या पिछले 2 दिन का डेटा देखेंगे तो इनमें डिलीवरी एक्टिविटी भी पिकअप होती हुई दिखेगी। मार्केट्स की अगर ओवरऑल बात करें तो अभी हम जो एक रनअप देख रहे हैं ये 16,200 के आसपास जहां निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है, या फिलहाल तो उसके ऊपर ही कर रहा है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि हम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इस जोन के आसपास कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि निफ्टी पे और अगर हम बहुत सारे डेरिवेटिव स्टॉक्स देखें, बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग प्रेशर जो हमने इतने दिनों में देखा, वहां पे काफी ऊपर के लेवल पे कॉल सेलिंग हुई है। इफ दिस रैली हैज टू एक्सटेंड एंड टेक आउट ऑल दी कॉल राइटर्स, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वरना हो सकता है कि हम कुछ टाइम शायद यहाँ पे स्पेंड करें, बाय दैट आई मीन मे बी अ कपल ऑफ डेज। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। अब एब्सोल्युटली, और इस बीच हमारे साथ चले कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बड़ी तेजी तो आज मेटल्स ने दिखाई है, क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, क्या होंगी आपकी ट्रेडिंग पिक्स? आई थिंक आज काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। मेटल स्टॉक्स, हाई बीटा नेम्स में अच्छी रिकवरी है। शॉर्ट कवरिंग एक का जो टिंच है मार्केट में वो काफी एविडेंट है, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे उनमें अच्छी रिकवरी आई है। नेम्स लाइक हिंडाल्को, इंटेलेक्ट डिजाइन, नेशनल एल्यूमिनियम, ओएनजीसी, काफी सारे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे उनमें अच्छी रिकवरी बन रही है। तो ये जनरली एक इंडिकेशन होता है कि शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी सिग्नल है मार्केट के लिए। 16,100 जो एक माइनर रेजिस्टेंस था हमने उसको भी क्रॉस कर दिया, तो ये भी एक पहला पड़ाव जो मार्केट का था वो उसने क्रॉस कर लिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो मार्केट की कलर है वो चेंज होती जा रही है, और बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाएगी जितना हम 16,100 के ऊपर ट्रेड करते जाएंगे निफ्टी के लिहाज से। 2 बाय कॉल जो मैं रेकमेंड करूंगा, और मेरा मानना है आई थिंक जो एफएमसीजी पैक है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे चार्ट्स पे, नॉट जस्ट बिकॉज डिफेंसिव्स के लिहाज से, बट आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स नए ब्रेकआउट इनके वेव्स पे आ गए हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स ये पहला स्टॉक रहेगा मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पे। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, क्लासिकल पैटर्न है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे लास्ट 3 से 4 दिनों में, तो मेरे अनुमान से गोदरेज कंज्यूमर्स एक बहुत बड़ा मूव दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। बाइक के लिए रेकमेंड करूंगा, टारगेट्स 875, स्टॉप लॉस 780, और सेकंड रहेगा आईटीसी पे। बहुत ही अच्छी बढ़िया रिकवरी है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है आईटीसी पे, तो इसमें मैं बाइक की रिकमेंडेशन दूंगा, टारगेट 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 257। ऑलराइट कुणाल, थैंक्स फॉर दैट। चलिए वापस आते हैं सचिदानंद, एप्पल के चार्ट्स को देख के बताइए, बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आए थे और मैनेजमेंट हमसे बात भी कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है बॉस बिजनेस मॉडल में। आज 16% ऊपर है अच्छे वॉल्यूम्स पे, जरा चार्ट देख के बताइए कहाँ जा रहा है ये? देखिए आप बड़े लॉन्ग टर्म सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन रहा ये काउंटर। इनफैक्ट नीचे अगर हम बेस के बारे में बात करें तो 1000 एक काफी क्रिटिकल या फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये वीकली बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं जाकर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, बट फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम प्ले बना है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइंस के लिए वेट करना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1000 का स्टॉप लॉस तो काफी क्लियर है, बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो आई थिंक 1080, 1065 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़े से फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये ऑस्किलेशन हो रहा है पिछले 4 महीनों का, मुझे लग रहा है उसके वजह से जो एक हर्डल प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है लगभग अराउंड 1300-1360 के आसपास, मुझे लग रहा है वो इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ी देर और निकाल सकता है काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे तो किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो कैरी फॉरवर्ड करें, एंड पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है 1360 अगर मिल जाता है तो वापस प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा एप्पल इंडिया पर दमदार नतीजे भी दिख रहे हैं, और नतीजों के बाद आप देखिए कि आप मूव आते हुए 15% की तेजी। हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए बाजार पर आपका आउटलुक, स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस इस वक्त आप कौन से देंगे? आउटलुक वही है, 16,100 क्रॉस होने पर 16,400-500 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस 15,900 हो जाता है।
और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, 2 स्टॉक्स बैंकिंग में से। सबसे पहला रहेगा कोटक बैंक, जिसने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया 1835 1840 के ऊपर। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 1700 1750 स्टॉक में। सो यहाँ पे क्विक टारगेट प्राइस होगा 1950। और दूसरा होगा कैनरा बैंक, जिसने 260 270 से एक करेक्शन करते हुए 190 200 जो लास्ट 1 ईयर लो है, सपोर्ट लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग, वहां पे ऐसे रिवर्स हो रहा है। स्टॉप लॉस 190, टारगेट 230 शॉर्ट टर्म। ऑल राइट नरेश, थैंक्स फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि एबिट ने 150 रुपए का स्पेशल डिविडेंड किया है। खुश मानसी बड़ी खुश हो रही है कि 150 रुपए का डिविडेंड मिल गया। मैं उनसे कह रहा था बॉम्बे में आपको, अगर आपके पास पहले तो 17,000 रुपए का स्टॉक है तो एवरेज इन्वेस्टर के पास शायद 2 स्टॉक होंगे, तो 300 रुपए का डिविडेंड में 2 पानी पूरी आएंगी बॉम्बे में, और क्या आएगा इससे क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ये कैप्चर हो रहा है, तो आप ज्यादा खुश मत होइए। हाँ ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आई थिंक स्टॉक उस पर रिएक्ट कर रहा है। 5% ऊपर है, मुनाफा भी बढ़ा है और रेवेन्यूज भी बढ़े। एग्जैक्टली वो एक अच्छी बात हुई है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मिड कैप्स में आपको क्या ट्रेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज थर्ड डे हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप काफी एक्टिव है, बहुत वाइब्रेंट, 8-10% के मूव। आप किस पे बेट कर रहे हैं मिड कैप्स में? खुश जी हाँ अजय, बिफोर दैट आई थिंक आप अज्यूम कर रहे हैं कि मानसी के पास भी सिर्फ 2 शेयर्स है। Who knows, probably she's got a bigger chunk of the company, but nevertheless, you know, a reason to rejoice. जी हाँ जैसे बिल्कुल मैं देख रहा था कि देखिए मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में एक्टिविटी पिछले 2-3 दिन से शुरू हो गई है, एंड वी हैव बीन मेंटेनिंग बाय ऑन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, अ लॉट ऑफ पॉकेट्स। एक स्पेस है जहां पे हम पहले इस फॉल के पहले काफी बुलिश थे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक फॉल के चलते हमने शायद उसको ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया था, विच इज द पावर स्पेस। और इसमें अगर हम बात करें टाटा पावर, बिफोर दिस फॉल इट वाज एवरीवनस फेवरेट एंड सडनली जस्ट फेल आउट ऑफ फ्लेवर, बट बहुत अच्छा कमबैक दिया है इस स्टॉक ने, बहुत अच्छे लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है। आज अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ क्लोजिंग देगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड बीइंग बुलिश। एक तो हम बॉटम बनता हुआ देख ही रहे हैं, इसके इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो एक क्वेश्चन यहां बताना चाहूंगा कि 250 के आसपास इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल बेस है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहां से 275 280 के जो जोन्स हैं वो ओपन अप हो जाता है। सो अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से भी मैं मेरे टारगेट्स रीसेट करके दे सकता हूं, व्हिच इज 255। इन टारगेट्स के लिए आप स्टॉक में बाइंग करिए और यहां स्टॉप लॉस ऑफ 232 का लेके चल सकते हैं। दूसरा एक पिक जो मुझे यहां से अच्छा लग रहा है, जो इस मार्केट फॉल में उतना तेजी से तो नहीं गिरा लेकिन रिकवरी और उतनी ही फास्ट आ रही है, विच इज KEI इंडस्ट्रीज। अगेन इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, 200 डे मूविंग एवरेज इसने ब्रेक ही नहीं किया इस फॉल में भी। सो KEI इंडस्ट्रीज इज द सेकंड स्टॉक जो मुझे यहां से काफी अच्छा लग रहा है। ये अपने रीसेंट हाइज जो 1320 के आसपास हैं उनको रिटेस्ट कर सकता है, और कोई यहां से बाय करे तो 1170 का इसका स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो टाटा पावर हमने देखा कि आज एक न्यूज फ्लो भी था, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए इन्होंने हुंडई मोटर्स के साथ एक MOA किया, और उसके बाद आप बड़ी इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखेंगे ये जब न्यूज आई उसके बाद, और उसी एक ट्रिगर पर आप टाटा पावर में आज अच्छी 5.5% तक की बाइंग, लेकिन ऊपर तक के लेवल 255 तक के लेवल, और ऊपर से करेक्ट होकर आया ये स्टॉक तो 300 के पास। आई थिंक जब से करेक्ट हुआ उसके बाद से ये इसमें हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, और अब यहाँ पर ऊपर के लेवल होंगे। कुछ एक इस पर अजय का भी एक डायलॉग मुझे याद आ रहा था, आज खुश तो होंगे तुम बहुत, क्योंकि आपके सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं आज। आई थिंक दैट सूट्स मोर यू। आई मीन अजय आपको बचपन में इतनी देखी है ना मूवी, वो वाली कौन सी मूवी थी खुश? डायलॉग याद रह गया, पिक्चर भूल गया। नहीं शोले नहीं थी, बट हाँ 80s 70s 80s कोई मूवी थी। एनीवेज इंटरग्लोब एविएशन की बात कर लेते हैं। दीवार एब्सोल्युटली परफेक्ट, अमिताभ बच्चन की दीवार थी। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं। अनलॉक ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये है, और हम सब थोड़ी बहुत ट्रैवल तो सब कर ही चुके हैं, और सबको मालूम है कि किस तरीके से बस अड्डे की तरह तो एयरपोर्ट्स लग रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर फ्लाइट बढ़ी हुई है। तो आई थिंक दिस क्वार्टर में ये आपको थोड़ा बहुत इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। और दूसरा एक ऑन द अदर हैंड क्रूड प्राइसेस बढ़ गए थे, ETF प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इनके रिजल्ट्स पे मार्जिन में काफी प्रेशर आएगा। 600 बेसिस पॉइंट कंप्रेस होने का एक अनुमान है एज फार एज, लेकिन ये तो आपका एकेडमिक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हो गई, बट बाजार फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक को लेके आइए, आज फ्लैट है,
लेकिन 6 महीने का ग्राफ देखिए 1700 पे आ गया। एक बार 6 महीने का ग्राफ दिखाइए तो आपको मालूम चलेगा। 6 महीने से तो नीचे 2300 रुपए वाला आपको 1600 रुपए में मिल रहा है। सचिदन, क्या लग रहा है इंटरग्लोब के चार्ट्स को देख के, क्या टाइम आ गया टेक ऑफ का या नहीं अभी? अजय जी, डेफिनेटली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे है एंड मुझे लगता है जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स पिछले 6 महीने से प्लेस्ड है, यहाँ पर एक साइडवेज रेंज ही इंडिकेट कर रहा है, बट डेफिनेटली अपने रेंज के लोअर बाउंड पे है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट 1500-1550 एक आइडियल सपोर्ट जोन है रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एंड अगर यहाँ से थोड़े से भी डिक्लाइन आते हैं तो मुझे लग रहा है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओवरऑल अगर हम इसके स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स देखें तो कहीं जाकर एक काफ़ी ओवरसोल्ड काइंड ऑफ अ स्टेट आ चुकी है काउंटर में एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अगर ये रिबाउंड सेट हो जाता है अगले कुछ दिनों तक सस्टेन हो जाता है स्टॉक अराउंड 1660 1670 इस पर्टिकुलर जोन में, तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली 1800 तक चाल बन सकती है। पोजिशनली जिस पर्टिकुलर रेंज में ये लॉक्ड इन रहा है 1900 2000 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास अगले कुछ हफ्तों में एक चाल ज़रूर हो सकती है, बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1800 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक ओवर सोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है काउंटर। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1620 का एंड पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए लगभग अराउंड 1800 के आसपास। इंटरग्लोब एविएशन पर ये राय मिलती हुई और 1665 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच राजेश जी, पिरामल एंटरप्राइजेस को देखिए, शार्प अपमूव आज के सत्र में दिख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, धीरे धीरे स्लोली इवेंचुअली स्टॉक बढ़ता जा रहा है और पिरामल अब 1973 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। इस स्टॉक पर आपका आउटलुक क्या होगा? तो मानसी जी देखिए, करेक्शन के बाद स्टॉक ने जिस लेवल से बाउंस दिया वो 1860 के आसपास था और जो कि अगर हम देखें मंथली वीकली सेटअप के हिसाब से वो एक अच्छा सपोर्ट जोन था। तो जिस तरीके की रिकवरी बनी, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से पुल बैक और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और हमें लग रहा है जिस तरीके का इसका सेटअप बना है अब रिकवरी में, ये स्टॉक में नेक्स्ट लेवल जो आते हुए दिख सकता है वो करीब होगा 2040 से 2060 की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन बने रहे, स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे 1940 के आसपास ट्रेल कर ले, अपसाइड के टारगेट होंगे 2040-2060 तक के। अब इस वक्त आप कुछ और स्टॉक्स देखें ना, वहां अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस वाइज पे एक्शन दिख रहा है आपको। रेन इंडस्ट्रीज और इंटेलेक्ट डिजाइन, ये 2 स्टॉक्स है, इन्हें आप एक बार सच्चिदानंद बताएं इस पर चार्ट चेक, क्या यहाँ पर भी टेक्निकल बाउंस बैक का क्यू है? देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी एक लो टॉप लो तो है अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल थोड़ी सी हरकत जरूर नजर आ रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है 150-155 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय करने में, बट मेजर ट्रेंड थोड़ी सी वीक है तो मुझे लग रहा है इसे एक बाउंस बैक की नज़र से ही देखना चाहिए एंड 180-185 के आसपास काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर आने के बाद पोजीशन को बुक करने में ही समझदारी होगी। बट हाल फिलहाल में जो डेटा समझ में आ रहा है अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनने का प्रयास है, तो उसके वजह से ये बाउंस बैक सफल हो सकता है। सो 185 के टारगेट के लिए पोजीशंस रिटेन की जा सकती है। अगर लॉन्ग एडिशंस करते हैं तो 155 का होगा स्टॉप लॉस। पॉइंट की जबरदस्त रैली आपको निफ्टी में नजर आ रही है। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग होगा गाइस, आप लोग अपने चार्ट्स में देख के बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 400 पॉइंट का एक दिन में जो अपमूव बहुत लंबे समय में हमें देखने को नहीं मिला है निफ्टी में। ये एक रेयर बात है क्योंकि बहुत ब्रॉड बेस्ड है रैली। लग रहा है जो 2 बजे हमारे फ्रेंड्स हैं, विदेशी फ्रेंड्स, लग रहा है वो सेलिंग करने नहीं आए आज। यूजुअली वो 2 बजे के बाद चले आते हैं 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग लेके, और हमारे डोमेस्टिक्स वाले उनको बेल आउट करते हैं कि 2 बजे के बाद वो आ जाते हैं। 2 बजे उनका फेवरेट टाइम है क्योंकि वो सो के उठते हैं ना। हमारे इंडियन टाइम में यूके हाँ 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं, तो 2-2:30 बजे तक ऑफिस में पहुंचते होंगे, फिर अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं यूरोपियन फंड्स। यूएस वाले भी लगा देते हैं यूरोप के थ्रू, बेचते हैं डीआईएस उतनी टक्कर देते हैं सामने। तो आज लग रहा है वो आई नहीं है, वरना ये जबरदस्त रैली आपको 400 पॉइंट की, 1300 पॉइंट की रैली सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी, मिड कैप और स्मॉल कैप भी लेके आइए जरा इंटरडे, क्योंकि ये देखिए जबरदस्त 1:10 का एडवांस डिक्लाइन।
10 स्टॉक्स बढ़ने वाले, एक नीचे की तरफ, तो ये तो बहुत जबरदस्त आपको अब मूव लाइए जरा LIC भी लेके आइए। LIC का जो ये बात है कि इसने बॉटम बना दिया लग रहा है नियर टर्म। LIC क्या भाव पर ट्रेड हो रहा है अभी? 876 एक्चुअली मेंटेन कर रहा है। अगर आप साइज ऑफ द IPO देखिए, 6 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई बड़ी इंक्रीमेंटल सेलिंग आई नहीं है। करेक्ट, 872 पर लिस्ट हुआ था। एग्जैक्टली 905 भी गया था 2 मिनट के लिए, 905 भी गया था। और दीपम सेक्रेटरी और MR कुमार में मिला, उनसे सुबह बड़े खुश थे, क्योंकि वाकई में अगर आप इन्वायरमेंट देखिए, आपको 2 बातों के लिए तो मैंने उनको कंग्रेचुलेट भी किया ऑन एयर, अभी हम चलवाएंगे भी। एक धारणा थी बाजार में कि मार्केट, गवर्नमेंट एंड PSUs वो एक मन बना लेते हैं, उतने वैल्यूएशन पे लाते हैं। इस बार जो गवर्नमेंट ने एजिलिटी दिखाई है कि 16 लाख करोड़ का वैल्यूएशन नहीं बाजार एक्सेप्ट करेगा, तो उसे 6 लाख करोड़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने 5% की जगह 3.5% का ऑफर किया। जिसे कहते हैं ना कि बाजार में ठूसा नहीं है, ऑफर किया है। ठीक है, रिटेल ने लिया, HNI थोड़ा सॉफ्ट था, इंस्टीट्यूशंस आ गए, बट ये एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड IPO था और हैंडल्ड वेरी वेल। आइए आपको सुनवाते हैं MR कुमार साहब ने क्या बोला। उसके बाद आपको दीपम सेक्रेटरी की भी कुछ बाइट्स आपको सुनवाते हैं कि इस हिस्टोरिक दिन जब LIC की लिस्टिंग हुई और बाजार सलामी दे रहा है, उन्होंने क्या बोला। पॉलिसीज में हम स्ट्रांग हैं, उसमें हम स्ट्रांग रहना चाहिए। वी डोंट वांट टू गिव अप ऑन दैट स्ट्रेंथ। एट द सेम टाइम जो अपनी निवेशक आए हैं, दोज हु आर लुकिंग एट मोर प्रॉफिटेबिलिटी, दोज हु आर लुकिंग एट 100% प्रॉफिट शेयर ऑफ नॉन पार बिजनेस, उनके लिए भी हम प्रोडक्ट्स लाए हैं और उसकी ग्रोथ शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इन ईयर और 2 आई थिंक विल हैव टेरिफिक ग्रोथ इन नॉन पार पॉलिसीज ऑल्सो। सो इसके हिसाब से मेरा मानना ये है कि both policy holders and shareholders should be happy, and that is why now policy holders who have become shareholders will be doubly happy because they are going to get a piece of it. हमारा बेस इतना बड़ा है कि हम ग्रोथ की शायद बात करें, लेट्स से हम डिजिटल में 50% 100% ग्रो करें और अगर 500% भी ग्रो करें, तो इन परसेंटेज टर्म्स ज़्यादा इट विल नॉट चेंज because the base is very huge. So we will look at growth, that how much we can grow on digital, how much we can grow on bank assurance without looking at the percentage, the share of the whole, because that will make a difference. हम बात कर रहे हैं एजेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी। डिजिटल जब हमारी निकलेगी नई वाली, ऑलरेडी टेक्टम तो है ही, 1 और 2 प्रोडक्ट आएंगे। वैसे भी हमारे प्रीमियम्स सबसे कम हैं इंडस्ट्री में। वंस वी रीच आउट टू पीपल, उनको समझ में आएगा तो दिस इज cheaply available insurance cover for huge sum assured, और ये अवेयरनेस भी आ जाए कि we must increase the awareness for life insurance as a financial product, a basic financial product in our country. Even today, most Indians believe that you straight away jump into a mutual fund or a bank FD kind of thing. So ये जब change होता रहेगा धीरे धीरे, I think this also will happen. LIC के लिस्टिंग के बाद हमारे पास दीपम सेकी खुद बात करने के लिए है। सर, LIC के IPO में रिटेल शेयर धारकों का, पॉलिसी होल्डर्स का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, लेकिन अभी जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद सरकार, जो कि सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वो कैसे कॉन्फिडेंस देगी इन्वेस्टर्स को? देखिए, LIC एक बहुत कॉरपोरेशन बहुत सालों से है और बहुत सालों तक है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, और उसमें जो एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए या कुछ जैसे ही बिगिन हुआ, उसमें उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जी, लेकिन ओवरऑल अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी कंसर्न यही थी कि LIC जो कि सालों से चली आ रही है, शायद इंश्योरेंस का सिनोनिम भी रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के हित में कैसे काम करेगी? इसके लिए LIC मैनेजमेंट ने अपने रोड शोज़ में, अपने इवेंट्स में और अपने जो उन्होंने पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें बताया है, और चेयरमैन LIC ने बात की है LIC 3.0। तो एक लिस्टिंग कंपनी कॉरपोरेशन के मुताबिक एक बैलेंस पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का LIC बनाए रखेगी, ये मुझे आशा है। चूंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है और LIC की लिस्टिंग भी शायद आप जैसा सोचते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आगे के जो प्लान्स हैं उसमें खासकर IDBI बैंक में स्टेक सेल जो कि आपके रडार पर था, वहां पर अब कैसे सरकार चलेगी? क्या अभी भी मार्केट की कंडीशंस को शांत होने का वेट करेंगे या फिर आप अपने रोड मैप के हिसाब से इसी साल जाएंगे? IDBI बैंक का जो सेल है वो एक स्ट्रेटेजिक सेल है, उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है
तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है और फिर किया जाता है और उसको 9 महीने से 1 साल तक। चलिए, तो ये आप ये खास कॉन्वर्सेशन एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे 18 Hours स्वदेश पर। अब एक और स्पेस पर नजर डालते हैं, वो है शुगर स्पेस। पूरा स्पेस इस वक्त आपको वाइब्रेंट दिख रहा है। बलरामपुर चीनी तो आप कई दिनों से उसमें एक अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बिल्ट अप देख रहे हैं, और साथ ही इस वक्त पूरा स्पेस क्यों तेज है उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी हरदीप पुरी जी ने भी कहा था कि 9.9% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है। लेकिन अब जो डिटेल्स हमारे संवाददाता लेकर आए हैं वो ये कि सरकार ब्लेंडिंग को लेकर जिस तरह से एक्शन में दिख रही है, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी पूरा हो चुका है। महंगी कमोडिटीज का असर इथेनॉल ब्लेंडिंग की ऊर्जा पर नहीं होगा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिटेल्स उन्हें मिली। आइए एक बार ये पूरी जानकारी प्रकाश से फिर से ले लेते हैं। प्रकाश, बताएं। प्रकाश हमारे साथ है इनफैक्ट लाइव। प्रकाश बताएं, 9.9% का तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अभी कुछ दिन पहले ही मिस्टर पुरी ने बोला था, अब 10% पे हो गया है। सो दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट, और 2025 तक ये टारगेट था। जी, करीब 10% का टारगेट पूरा हो गया है और नवंबर तक ये टारगेट पूरा करना था इस साल। तो आप समझ सकती हैं कि समय से पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया है सरकार ने। और 20% का जो टारगेट है 2025 तक पूरा करना है, उसको लेकर भी कॉन्फिडेंट लग रही है सरकार। लेकिन एक कुछ आशंकाएं इस बात को लेकर जताई जा रही हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट इस वक्त इथेनॉल की है ब्लेंडिंग पर्पस के लिए, उसका करीब 20 to 25% जो है वो फूड ग्रेन से आता है। लेकिन इस वक्त जो कमोडिटी की प्राइसेस आप देख रही हैं उसमें काफ़ी तेज़ी दिख रही है, सप्लाई से संबंधित भी दिक्कतें हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या इस टारगेट को पूरी करने में दिक्कत होगी, या फिर सरकार इसको रिवाइज करेगी, या फिर जो इथेनॉल के प्राइसेस है उसको रिवाइज किया जाएगा। तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन हमें सोर्स बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस टारगेट को तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी है, ये है कि सरकार इस बात की योजना तैयार कर रही है कि सिर्फ शुगर केन के ऊपर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए निर्भर नहीं रहा जाएगा, और इसके लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बनाई गई है, तैयारी की है सरकार ने। और ये कहा है कि अगले 3 सालों के अंदर जो डिपेंडेंसी शुगर केन के ऊपर है, जो कि करीब 70 to 80% है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसको घटाकर 50% तक किया जाएगा। और इसके बदले में जो सड़े हुए अनाज हैं या जो दूसरे फूड ग्रेन आइटम्स हैं जिसका इस्तेमाल खाने पीने के लिए नहीं हो रहा है, उसके इस्तेमाल से इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सरकार लेकर आने जा रही है। और टारगेट ये रखा गया है कि अगले कुछ सालों में दुनिया भर में भारत जो है तीसरा ऐसा देश होगा जहां पर सबसे ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 से पहले सरकार 20% के टारगेट को पूरा कर लेगी। ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारी डिटेल्स प्रकाश ने हमारे कोलैबोरेट करी हैं। 2025 तक 20% का, यस आई वाज रॉन्ग बाय द फैक्ट, 2025 तक 20% का टारगेट, और अभी 10% को भी हमने बहुत पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये तो जाहिर तौर पर शुगर स्पेस में भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है फिर तो अजय। बहुत स्ट्रक्चरल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई शुगर स्टॉक्स को तो नाम के शुगर रह गए, एक्चुअली वो फूड एग्री। आपको मैं बताऊंगा कि आप बलरामपुर चीनी जो सबसे बड़ी शुगर कंपनी है, आई विल हाईली रिकमेंड आप उनकी लास्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ के देखिए या खोल के देखिए। दे आर टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ अ कंपनी जो कि फूड प्रोडक्ट्स कंपनी है, बायो सोल्यूशंस कंपनी है वैसी, क्योंकि उन्हें दिखता है कि नेक्स्ट 3-4 साल में 50% से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इथेनॉल से आएगी और दूसरे प्रोडक्ट से आएगी। बट जो प्रकाश ने जो स्टोरी ब्रेक की है उसका एक बहुत अहम पार्ट है। देखिए, वीट एक्सपोर्ट में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई यूक्रेन की वजह से, दबा के एक्सपोर्ट हमने शुरू किया। इजिप्ट, बहुत सारे ऐसे कंट्री जो कभी जिन्होंने हमसे वीट इंपोर्ट नहीं किया, हमने हमारे फार्मर्स को और इनको बेनिफिट हो गया। एक ये शायद वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी। फिर हमारे यहाँ थोड़ी कमी हुई, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को बैन एक इस तौर से कि चलिए सेफ्टी के हिसाब से आप, बट ये तो एक बात हो गई। बट आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो कि इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स का वेस्ट 30 to 40% ऑफ इंटायर एग्री, और मतलब वेजिटेबल्स, फल, आप दादर मंडी चलिए, ये आपका दिमाग खराब हो जाएगा देख के। हजारों टन सब्जी और फल वेस्ट होते हैं, और इनका पोटेंशियल है इस सारे वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करने का। ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको हम अचीव कर लेते हैं, जो कि प्रकाश बता रहे हैं कि फूड वेस्ट फूड से भी, क्योंकि सड़ा हुआ अनाज, ये बहुत बड़ी, इन्होंने ये भी कहा कि कमोडिटी प्राइस हाइक का भी इथेनॉल ब्लेंडिंग पर असर नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, साइलेंटली धीरे धीरे काफी काम हो रहा है।
एनीवेज चलिए वापस चलते हैं। प्रकाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप फॉलो करते रहिएगा और डेवलप करते रहिएगा हमारे लिए। बहुत शानदार आप स्टोरी लेके आए प्रकाश, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे साथ खुश हैं, अब एक बात कर लेते हैं जरा, द्वारिकेश, धामपुर, बलरामपुर। राजेश, आपको शुगर में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स कौन सी शुगर कंपनी के नजर आ रहे हैं? तो देखिए अजय जी, रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बलरामपुर चीनी काफी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि अगर ये करेक्शन देखें तो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के बाद से एक रिवर्सल बनाए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अब ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है बलरामपुर चीनी का सेटअप। हमें लगता है जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट इंटेक्ट है और अब एक करेक्शन के बाद एक अच्छी जगह पे अवेलेबल है, तो हमें लगता है यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। 418 410 ये एक रेंज रहेगी जहाँ पे बाय करें। 370 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म के टारगेट हमें लगता है इसमें 540 550 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। इसी स्पेस में अगर हम दूसरे स्टॉक्स को देखें तो हमें लगता है यहाँ पे द्वारिकेश को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि द्वारिकेश में भी जिस तरीके के सेटअप बने हुए उसमें देखें तो जो ब्रेकआउट उसमें 100 रुपीज के ऊपर हुए थे, वो स्टॉक ने इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी वो लेवल को अभी तक इंटैक्ट रखा है। तो मंथली सेटअप के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुए थे द्वारिकेश में, वो भी इंटैक्ट है। एक करेक्शन के बाद ये भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, तो द्वारिकेश को भी बाय किया जा सकता है। इसमें हमें लॉन्ग टर्म के टारगेट जो लगते हैं मंथली चार्ट और ईयरली चार्ट के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 170 से 180 तक के अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती। तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो हमें लगता है कि ये बलरामपुर चीनी और द्वारिकेश ये दोनों स्टॉक को यहाँ पे लिया जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो क्लियरली बलरामपुर चीनी और द्वारिकेश, इनफैक्ट शुगर स्पेस ही आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। ये दो स्टॉक्स हैं राजेश जी के रडार पर। लेकिन चलिए अब वक्त है संजीव जी से मुलाकात करने का। संजीव भसीन जी हमारे साथ आ गए हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीक, घबराए नहीं, अपनी पोजीशंस होल्ड ऑन करें। इनफैक्ट करीब 15,770 पे जो दो चार बहुत ही सधी हुई वॉइसेस हमसे बात कर रही थी, संजीव जी आप उनमें से थे, और 450 पॉइंट की प्यारी सी रैली देखने को मिल रही है निफ्टी में। मिड कैप की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मजा आ गया। हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी, आपको, मानसी और प्रियंका को आज जरूर मुस्कुराएंगे। मैंने आपको कहा 70 पॉइंट पे नहीं हंस कराऊंगा, 500 पॉइंट जिस दिन होएगी तब मुस्कुराऊंगा। तो आज तो डबल मुस्कुराहट है आप सबकी तरफ से भी, तो थैंक गॉड। और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, ये शुरुआत है अजय जी, ये शुरुआत है। 17,000 तारीख को ग्लोबली देयर इज अ रैली, ओवरसोल्ड, बेयरिशनेस, अब सब कुछ भाव में है। उस समय आपको जिसे कहते हैं ना मर्द होना था लेने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा मर्द क्या नारी, बट हैड टू हैव द करेज टू बी स्टैंडिंग देयर एंड वी वर कांस्टेंट इन आवर अप्रोच दैट वी विल बाय दिस डिप। संजीव जी आपने पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग याद दिला दिया, अब मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन लास्ट वीक तो सबके पोर्टफोलियो जिनके अच्छी पोजीशन, दर्द तो सबको ही हो रहा था, लोग भले ही मुस्कुरा रहे थे धीरे धीरे। हाँ, और अजय जी अपडेट भी दे दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BEL, L&T, वेदांता, हिंडाल्को, मदरसन, रिलायंस, IRCTC सब आउट परफॉर्मर है। अब आपके लिए 3 बेहतरीन स्टॉक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, आप स्टॉक्स भी बताएं, और मुझे तो आपकी डेट भी याद है, आपने 18 में ही बोला था शायद उस दिन। बताएं, स्टॉक्स भी बताएं प्लीज। बिल्कुल प्रियंका जी, 17-18 बोला था जी, देख लीजिए जी। बिल्कुल, इसलिए तो संजीव जी हम तो कल से ही तेजी कर रहे हैं। हम तो आप कल जैसे ही हमने तभी ये बात बोल दी थी, तब आपने कहा कि सिर्फ 70 पॉइंट ही तो ऊपर है बाजार पर। हम एंटिसिपेट कर रहे थे ना आपके साथ, इतना फॉरवर्ड लुकिंग तो सीख गए हम। Thank you for the compliment, but you don't know the pain which we have to go through when the markets don't do it. Anyway, it's process. तो तीनों पिक हैं। पहला मेरा पिक होएगा LT Infotech। I think आज लोगों ने ओवरसी कर दिया। It's tied up with Google for cloud computing. LT Infotech is the best play in the mid cap IT along with Persistent. So I think 4160 should be your stop loss. 4260 पे लीजिए, stop loss of 4160, 4600 के targets are coming. Second pick would be बंधन बैंक, और मैं अब ठोक के कह रहा हूँ बंधन बैंक 400 रुपए जाएगा, लेकिन आप 365 से कम प्रॉफिट मत बुक कीजिए। 331 का स्टॉप लॉस, 360 to 365 मिनिमम टारगेट, दिस विल गो टू 400। एंड थर्ड पिक
the largest power generator, Cummins India. इस गर्मी में Cummins is seeing record business. It's a debt free US International. 1005 में लीजिए, keep a stop loss of 980. This is headed to 1080. संजीव जी की तरफ से 3 रिकमेंडेशंस आते हुए, लेकिन संजीव जी रियल एस्टेट स्पेस पर भी आपका नजरिया काफी बुलिश होता है, सीमेंट स्पेस पर भी आप अपना फोकस बनाकर रखते हैं। डीएलएफ नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से ठीक पहले परफॉर्म भी कर रहा है, इस पर अपनी राय दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे, जो मार्केट सोच रही है उससे मच बेटर आएंगे। 375 का टारगेट आपको आया ही आया, एंड यू मस्ट हैव गोदरेज एंड डीएलएफ इन योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो क्लियरली गोदरेज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखने की राय संजीव जी की तरफ से आती हुई। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया बताने के लिए, इतना पॉजिटिव नजरिया बताने के लिए और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी आपके हमें बताने के लिए। इस बीच अगर आप हीट मैप देखेंगे, बाजार में हर तरफ हरियाली ही हरियाली देख पाएंगे। हिंडाल्को टू स्टार्ट विथ आज हमने देखा दिन की शुरुआत से ही दमदार एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। कोल इंडिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच यहाँ पर आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर बढ़त के साथ कामकाज, और टाइटन वन ऑफ द फेवरेट बनता हुआ इन दिनों। सचिदानंद जी, टाइटन पर अपनी राय दीजिए। देखिए, काफी अच्छे पुल बैक रैली यहाँ पर नजर आ सकती है। इनफैक्ट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने फाइनली एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने की ठान ली है। जिस तरीके से मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा है एंड प्राइस एक्शन जैसे डेवलप हो रही है, तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर किसी के होंगे तो होल्ड करनी ही चाहिए। स्टॉप लॉस उनको लगाना है अराउंड 2145 पे, एंड अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। ऑन द हायर साइड एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लगभग 2250 लेवल के आसपास के आए, तो मुझे लग रहा है वहां पर जाके कहीं जाकर थोड़ा सा स्टॉक में रेजिस्टेंस हिट हो सकता है। एक मल्टीपल सपोर्ट जोन इसने तभी ब्रेक किया था पिछले मूव में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पुल बैक है वो पुल बैक काफी हद तक और भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो 2250 के लक्ष्य के लिए अभी भी लॉन्ग्स रिटेन किए जा सकते हैं। चलिए, आपको अब हम बताते हैं कि मेटल सेक्टर में जो रिबाउंड आ रहा है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। बताइए शरद, एक तो टेक्निकल चार्टिस्ट हमारे पैनल पे जो है वो सब बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था ये स्पेस, लेकिन आप जो डेटा पॉइंट्स रीड कर रहे हैं और रिपोर्ट्स आपने खंगाली हैं, आप बताइए क्या फैक्टर्स देखते हैं। जी बिल्कुल, मेटल इंडेक्स में आप देखा जाए, निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है पिछले 4 सेशन में 11% बढ़ गया और आज टॉप सेक्टोरल इंडेक्स गेनर है। आप हिंडाल्को ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए, टाटा स्टील, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो 4 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इस पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हिंडाल्को की ज़ोरदार एक्शन है, फोकस है। जेपी मॉर्गन का अपग्रेड आया है, लक्ष्य में भी चेंजेस आए हैं, 760 रुपये का लक्ष्य कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो शेयर में ऑलरेडी बिकवाली देखने मिली थी, अपने हाई से जो है शेयर जो है 25% से ज़्यादा टूटा है। और देखा जाए आगे तो नोवेलिस की जो उनकी आर्म है, उनकी जो मार्जिन्स की आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है। और हाल ही में कंपनी की कैपेक्स गाइडेंस आई थी वो बहुत इंकरेजिंग है, ये ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने कहा है। इसके अलावा मेटल शेयर में 2 और रीजन है उनमें ग्रोथ देखने के लिए। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम प्राइसेस है, उनके जो आउटलुक स्टेबल रखी गई है। ऑफकोर्स आपके जो मार्च के हाई से ऑलमोस्ट 27% डाउन है, लेकिन आगे जाते हुए आउटलुक स्टेबल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाइना के जो लॉकडाउन हुए थे उनके रेस्ट्रिक्शंस अब कम हो रहे हैं। और याद रखिए, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, तो इसके कारण भी जो है आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखने मिल रही है। और अगर हम देखें इस ईयर टू डेट बेसिस में कि आप निफ्टी को अगर आप कंपेयर करें 2 बड़े स्टॉक्स हिंडाल्को और वेदांता से, तो आप देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स कितने जो है बीट डाउन हुए हैं। तो इसके कारण जो ये 4 रीजंस के कारण जो है मेटल स्टॉक्स आज फोकस में है। राइट, इनफैक्ट हमने फ्राइडे को हमने ये बात कर दी थी कि चाइना के लॉकडाउन जो है फेज मैनर में अब खुलने की बात हो रही है, 20 मई तक की बात हो रही है। इनफैक्ट एक और बात आई थी अजय इसमें तो कि टेस्ला शंघाई से जो है वो सेकंड बैच भी अब रिलीज करना शुरू कर देगा अपनी गाड़ियों का। तो सारी चीजें अब ऑन द ट्रैक आपको दिखाई दे रही है। सो पीक ऑफ द इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है, इस तरह की रिपोर्ट्स में निकल कर आ रही है बात।
दूसरा बड़ा ओपन अप की थीम बहुत बढ़िया है, कोविड केसेस अब लो है और ओवरसोल्ड जोन जो था, ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाजार शायद उन क्लचेस से अब शायद बाहर निकल रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अब आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ से जो बियर शॉर्ट कर रहे थे अजय, अब वो आई एम श्योर वो ट्रैप हुए, लेकिन अब यहाँ से क्या क्लियर वन साइडेड बुल्स के लिए स्पेस ओपन है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने यही सवाल पूछा था क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि कुछ दिन तक अगर ये 6-8 महीने रैली चलती है तो शायद मेटल लीड ना करे, क्योंकि ग्लोबली एक व्यू ये बन रहा है शॉर्ट मेटल्स क्योंकि इन्फ्लेशन पीक बन चुका है, एंड लॉन्ग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये आपका यील्ड सॉफिन होंगी, बैंक्स चलेंगे, आपका इंटरनेट ग्रोथ स्टॉक्स वापस आ जाएंगे और कमोडिटी यूजर कंपनी चलेंगी क्योंकि भाव नीचे आएगा तो उनके मार्जिन को रिलीज होगा जिनको प्रेशर था, आपके ऑटो, कैपिटल गुड्स, ये सब। मैंने उनसे पूछा JSW स्टील के मैनेजमेंट से अपने IEC में कि साहब अगर आपको लगता है नेक्स्ट 6 महीने प्राइसेस या तो यहीं रहें या हल्का सा डिप हो जाए तो आपके लोगों के बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा। उन्होंने कहा कि देखिए अगर प्राइस यहाँ से रैली नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद भी वॉल्यूम ग्रोथ इतनी सॉलिड है कि हमारी अर्निंग्स तो सॉलिड रहेंगी। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कमोडिटीज को अगर आपको शॉर्ट करना है तो कमोडिटी स्टॉक मत शॉर्ट करिए। कमोडिटी नीचे आने के बावजूद हो सकता है कि कमोडिटी स्टॉक्स ना गिरें। अगर आपको कमोडिटी पे कॉल लेनी है तो आप MCX जाइए और वहां पे जो कमोडिटी ट्रेड होती है वहां शॉर्ट करिए। एग्री नॉन एग्री। हाँ, अगर आप यहाँ पे ये सोच के करेंगे भाव नीचे आएगा तो मैं टाटा स्टील शॉर्ट कर दूं तो शायद टाटा स्टील गिरे ना और आप ट्रैप हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत रिस्की ट्रेड है, इस वक्त आप मेटल्स को शॉर्ट करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस बीच नरेश मिरानी कैसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? नरेश, रेंज तो ऊपर की तरफ अब शिफ्ट हो गई है, अब तो आपको अपना जवाब बदलना पड़ेगा। आप हर बार कहते हैं कि रेंज वही रहेगी, अब तो 16,200 के ऊपर है हम, क्या रेंज रहेगी अब? जैसे मैंने कहा था कि 16,100 के ऊपर एक कंफर्मेशन होता है और जो लास्ट रेंज 400 पॉइंट का था तो अपसाइड 400 पॉइंट हो सकती है यहाँ से, तो 16,400-500 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है अभी 16,000 के पास शिफ्ट हो जाएगा। और स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन सुधरते जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में, जैसे ही हम 16,100 के ऊपर टिकता है 16,400 के ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में जो बैंकिंग स्पेस है वहां पे आ सकता है, जो स्मॉल कैप बैंकिंग नेम्स है जो काफी गिरे हुए वहां पे एक अच्छा रिकवरी आ सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। मेटल्स की बात हो रही थी, नरेश आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा स्टील में, क्योंकि इनफैक्ट मेटल पैक ट्रेडर्स का फेवरेट है, वेदांता, हिंडाल्को, JSPL, टाटा स्टील। कुछ आप वहां पे बताना चाहेंगे किस तरह के मूव्स बन रहे हैं, आपको लेवल्स को सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट कहां नजर आते हैं? एज ऑफ नाउ ये जो मूव है वो रिलीफ रैली है, क्योंकि जहां पे स्टॉक्स अगर 20-30% गिर चुके हैं ऊपर से, 600 से 400 आ गया था हिंडाल्को, एक रिकवरी 450-480 तक नॉर्मली गिना जाएगा यहाँ पे भी। बट ओवरऑल यह है कि जो निफ्टी मेटल इंडेक्स था एक मेजर सपोर्ट के पास आके वहां से रिवर्स हुआ है। ये बाउंस बैक ऊपर में सरप्राइज कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आज का मूव मिस करने पे ऐसा है कि अगर आपको अभी 1-2 दिन में कुछ डिप्स मिलता है तो बाई करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेट्स रहेंगे टाटा स्टील और नाल्को, जो जहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड है। थैंक्स फॉर दैट नरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रेमंड की। रेमंड के स्टॉक को लेके आइए डायरेक्टर साहब। एक ऐसा कंपनी है जिसने इतने खराब माहौल में हर दूसरी कंपनी के आपको रिजल्ट्स में मार्जिन प्रेशर नजर आएगा, लेकिन रेमंड के नंबर्स में 300 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% एब्सोल्यूट टर्म में मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। ये कहते हैं कि अपना मार्जिन प्रेशर इन्होंने कैसे बखूबी आज इस क्वार्टर में मैनेज कर लिया। स्टॉक 5% ऊपर है। आपको मैनेजमेंट की एक व्यू सुनवाते हैं कि मार्जिन कैसे उन्होंने हैंडल किया, डिमांड कैसी है। मैनेजमेंट से हमने बात भी की थी दोपहर के शो में, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो TRS स्टोर हैं, जो कि 1,000 से ज्यादा स्टोर हैं, और EBO जो कि 300-350 स्टोर हैं, तो इन सब स्टोर्स में हमने देखा कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, और फुटफॉल अगर बढ़ता है तो उससे पता चलता है कि कंज्यूमर में ट्रैक्शन काफी बढ़ा है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी कि जो उनकी खरीदारी थी, जो कि करीब 3200 रुपए पहले होती थी प्री कोविड, अभी उन लोगों ने करीब 3700 से 3800 रुपए पर पर्सन की, पर कंज्यूमर की खरीदारी देखने को मिली, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि जो शॉपर है वो काफी डिटर्मिन्ड है।
इसके 2-3 मुख्य कारण हम समझते हैं। इनका कारण ये है कि अगर आप देखें तो इस साल इस क्वार्टर में अप्रैल जून के महीने में समर में जिसमें हमारे देश में ज्यादा शादियां होती है, इस साल करीब करीब 40 लाख शादियां हैं और 40 लाख शादियां होगी। और जैसा कि मान्यता ये देखा जाता है कि अगर कहीं पर शादी है इंडिया में तो ऐसी शादी नहीं हो सकती जिसमें रेमंड के कपड़े नहीं पहने जाए। तो स्वाभाविक है कि रेमंड की काफी खरीदारी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आजकल जो कोविड के नॉर्म्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, ऑनलाइन थे, वो सारे खत्म हो गए हैं और वापस पूरी तरह से सब लोग ऑफिस या अपनी सारी एक्टिविटीज नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर दी। पिछले 2 साल में लोगों ने कोई खर्च नहीं किया कपड़ों के ऊपर ज्यादा, तो इस तरीके से अभी क्या है, लोग वापस अपने वार्डरोब बिल्ड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों में खरीदारी बढ़ रही है। ये हम काफी देखने को मिल रहा है। और जहां तक सवाल है कि हमारा जो नया कलेक्शन है वो भी काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, जिससे कि वो सिर्फ ऑफिस वेयर को रिलेट नहीं करता है, वो हॉलिडे वेयर के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, जनरल कंफर्ट कैजुअल वेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे स्टोर्स में। जी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हमने एक बहुत बड़ा अपने लिए मिशन तय किया है कि हम नेट डेट जीरो कंपनी होंगे। और जब हम नेट डेट जीरो कंपनी की बात करते हैं तो उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। हम ये मना नहीं करते कि हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद हम देखेंगे कि अप्रोप्रिएट है तो आगे बढ़ेंगे, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, जो एफएमसीजी का हमारा बिजनेस है, इसमें जो आइकॉनिक ब्रांड्स है, पार्क एवेन्यू, केएस, कामासूत्रा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है और आज ये 30 साल से ये ब्रांड हमारी स्टैब्लिश हो रही है। हम इस ब्रांड में बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम इसको बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर सकते हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आज ये 6.5 लाख पॉइंट्स में बिकती है। हम ये समझते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स की जो ऑनलाइन स्पेस है, ऑफलाइन स्पेस है, दोनों को मिला के एक बड़ा बिजनेस इसके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। तो हम उसके ऊपर जरूर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे और जैसे ही कोई और चीज अपडेट होगा तो जरूर देंगे। ऑलराइट, तो कर्ज मुक्त होने की हर संभव कोशिश रेमंड ग्रुप के ग्रुप सीएफओ से बातचीत हमने की उनके कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर। जब हम रेमंड की बात करें तो इसी स्पेस से जुड़ी एक कंपनी अरविंद लिमिटेड को भी आप देखें 10% के अपमूव यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एबी फैशन को भी आप देखिए, यहाँ पर भी 5-5.5% तक की तेजी नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे कल के सत्र में इसके नतीजे भी आने हैं और नंबर से पहले एक इम्पैक्ट है, लेकिन ये स्पेस जो है खास तौर से फोकस में नजर आ रहा है। रेमंड और अरविंद लिमिटेड दोनों पर सच्चिदानंद जी आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी जी, रेमंड तो मैं इमीडिएट बेसिस पे तो थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इमीडिएटली अगर हम देखें इसका डेटा तो ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हो चुका है। 750 के बेस से लगभग 100 रुपए की मूव अनलॉक हुई थी एंड कहीं जाकर 880-885 के आसपास मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बुक करने की सलाह होगी। एंड अरविंद लिमिटेड का अगर हम डेटा देखें तो वो वहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपने बेस के काफ़ी नज़दीक स्टॉक अभी भी ट्रेंड हो रहा है। एक काफ़ी बड़े डाउन साइकिल के बाद यहाँ पर एक अपमूव ट्रिगर हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल बाय बन सकता है। 120-25 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन की सलाह होगी 104 के स्टॉप लॉस के साथ। आदित्य बिरला फैशन पर आपकी राय क्या होगी? नतीजे हैं कल, उससे ठीक पहले आज स्टॉक में मूवमेंट हम देख रहे हैं। राजेश जी, सवाल आपसे है। तो ABFRL में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है जो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट अब यहाँ पे डेली सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है आदित्य बिरला फैशन को बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए और जिस तरीके के इसके ओवरऑल सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द वापस 300 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 280 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करेंगे। 272 स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड का पहला टारगेट होगा 300 रुपए और उसके ऊपर निकलता है तो हमें लगता है सेकंड टारगेट जो आ सकता है वो करीब 315 तक की भी अपसाइड इसमें ओपन होते हुए दिख सकती है। तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। करेक्शन के बाद जिस तरीके की रिकवरी बनी तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे।
ऑलराइट, ये सारे स्टॉक्स पे बाय करने की सलाह होगी, लेकिन आप अब आज जिस तरह के मूव्स और बड़े गेन्स मिले हैं सच्चिदानंद, स्पेशली अगर मेटल ही मान ले, चलिए आज सुबह किसी ने अगर मेटल ले लिया होता, वेदांता ही लिया होता, तो आप उसे यहाँ पर बुक करने की सलाह देते या आप कहते नहीं एक्सटेंड करके चलो? यहाँ BTST होंगे या फिर आपको लगता है नहीं प्रॉफिट बुक किया जाए? ठीक है, भले रैली अच्छी आ गई, लेकिन व्हाई टू टेक ओवरनाइट रिस्क? क्या होंगी आपकी स्ट्रैटेजी? BTST होगी इस पॉइंट पे भी? देखिए प्रियंका जी, इनफैक्ट कल के सत्र से ही हम मेटल्स पे थोड़े से बुलिश रहे हैं। इनफैक्ट वेदांता में भी हमने रिकमेंडेशन दी है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। बट ओवरऑल जिस तरीके से ये मूव अनलॉक हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है ये पुल बैक मूव नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर मूव मुझे लग रहा है एक फ्रेश इम्पल्स के और से ही देखनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा डेटा देखें तो लगभग 6 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद चाइना ओपन हो रहा है, एंड जिस तरीके से एक स्टैंड स्टिल हो गया था निफ्टी मेटल इंडेक्स 6700 के आसपास, वहां से लगभग 22% की डिक्लाइन नजर आई थी 6 हफ्तों में। एंड वही पर्टिकुलर न्यूज ट्रिगर पे ही वापस यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छे फ्लोर बनने की यहाँ पर उम्मीद है 5400 के आसपास। जिस तरीके से वहाँ पर एक होमिंग पिजन फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी मेटल पे, तो कन्विक्शन तो काफी हाई है कि मुझे लग रहा है कि इसके नीचे के तो कोर्ट वापस आने नहीं चाहिए। एंड स्टॉप लॉस के नजरिए से भी 5400 काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर अगले 3 से 6 हफ्तों में ही हम एक फ्रेश लाइफ हाई बनाए निफ्टी मेटल इंडेक्स पे, तो जिस तरीके से यहाँ पर वहां पर भी अनलॉक मोड शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है मेटल्स में तेजी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। एंड यहाँ से जो एक फ्रेश इम्पल्स बनी है, वो फ्रेश इम्पल्स के टारगेट 6800 बियॉन्ड होने चाहिए निफ्टी मेटल इंडेक्स पे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। चलिए ऐसे में एक और व्यू लेते हैं। राजेश, आपका क्या व्यू रहेगा? आपको लगता है तेजी सस्टेन करेगी? आप भी BTST रहेंगे यहाँ से, या फिर योर व्यू विल डिफर? नो, बिल्कुल BTST कैरी करेंगे। 16,200 के ऊपर अब निफ्टी बिल्कुल सस्टेन कर रहा है। 16,400 तक के अपसाइड हमें लगता है बिल्कुल ओपन होते हुए दिख रही, तो बिल्कुल यहाँ से BTST करने की सलाह देंगे। और काफ़ी कॉल हमने इनिशिएट भी किए अभी लास्ट 10-15 मिनट में। उसमें जो स्टॉक हमने यहाँ पे BTST के लिए सजेस्ट किए वो है बलरामपुर चीनी, इंडिगो, और IT स्पेस में भी हमें लगता है कि माइंट्री को भी यहाँ पे BTST पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। तो ये तीनों स्टॉक्स पे हमने BTST यहाँ पे रिकमेंड किया है। जाने से पहले जरा कुछ मिड कैप्स में चार्ट चेक्स करके बताएं, या कुछ और आपको पसंद आ रहा हो ले जाने के लिए। एंजल वन और रेलिगेयर, आपको याद होगा गुड ओल्ड डेज में जब तेजी चल रही थी, एंजल वन और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस दोनों मिड कैप HNI डिवीजन, HNI सेगमेंट मार्केट के बड़े पसंदीदा स्टॉक हुआ करते थे। चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं अब? खुश? ये आपके लिए था एंजल वन और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। जी हाँ, देखिए 1250 के आसपास से हम इन स्टॉक की बात करें तो करीब 2000 का लेवल इसने टच करके इस मार्केट फॉल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिया है, लेकिन अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके स्टॉक में काफी अच्छा बाउंस आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बाउंस कंटिन्यू होगा, एंड एट द अर्लीस्ट इसका जो टारगेट बनता है वो 1540, जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनके आसपास का बनता है। कोई अगर फॉर क्विक ट्रेड लेना चाहें तो 1540 के टारगेट्स के लिए से बाय कर सकते हैं। 1420 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कोई पोजिशनली अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो 1750 के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक पे आने वाले कुछ महीनों में इमीडिएटली एज अ टारगेट एक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय मिलती हुई एंजल वन पर और 1465 के लेवल पर। इनफैक्ट काफी समय से स्टॉक में अपमूव जो है बिल्कुल जारी है और ये अपमूव जो है इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। इस बीच बाजार में जिस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं हम, सरकार की फोकस कुछ तमाम सेक्टर्स पर है जिनमें पावर एक मौजूद है, शुगर स्पेस में भी सरकार का काफी हद तक फोकस है, और साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर पर भी सरकार का फोकस लगातार हम देख रहे हैं। सच्चिदानंद जी, वर्धमान टेक्सटाइल, इस स्टॉक को आप देखिए, आज के सत्र में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड दिखा रहा है। इस स्पेस पर और साथ ही टेक्सटाइल से जुड़ा ये स्टॉक, दोनों पर आपकी राय क्या होगी? देखिए यहाँ पर भी एक बाउंस बैक ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन लग रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। एक काफी बड़े डिक्लाइन के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI पे था, एंड उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक रिलीफ रैली यहाँ पर नजर आ रही है।
अराउंड 365 375 के जोन तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर इसी स्पेस में अगर हम देखें तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है गो फैशन, ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद लगातार 6 महीनों तक इसने एक साइडवेज टू नेगेटिव एक्शन ही दिखाई थी। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसके ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लग रहा है लगभग अपने लाइफ हाइस के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग 990 लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए लगभग अराउंड 1350 के लक्ष्य के आसपास। ओके, तो ये राय मिलती हुई। और गो फैशन अगर स्पेस में देखना है तो अच्छी तेजी के बीच ट्रेड है और यहाँ पर अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय सचित आनंद जी की तरफ से मिलती हुई। सीमेंट स्पेस भी फोकस में है। राजेश जी, अल्ट्राटेक सीमेंट आप देखिए टुवर्ड्स डे हाई, इनफैक्ट आज के सत्र में हम देख रहे हैं 6125 का हाई लगाया है, 6110 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छी तेजी है इस स्टॉक पर। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, काफी बड़े डीप करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब आज के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक ने जिस जगह से लो बना के ट्रेड किया है वो करीब मार्च के इसके जो लो थे उसके आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के वापस रिकवरी का ट्रेड दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे पूरे सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 6200 से लेके 6230 ये दो अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब यहाँ पे रख लेना चाहिए। करीब 6040 के आसपास अपसाइड के टारगेट 6240 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय मिलती हुई आपको दिख रही है। इस बीच अगर बाजार के पुलर्स को देखें, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स बाजार को तेजी दे रहे हैं उस स्टॉक में सबसे आगे रिलायंस है। आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज। उसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग स्पेस पर मॉर्गन स्टैनली की आज सुबह एक रिपोर्ट आती हुई दिखी थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक टू बी द टॉप पिक्स का जिक्र किया गया था। साथ ही इन्फोसिस, आईटीसी और टीसीएस पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में हल्की सी बिकवाली का दबाव जरूर दिख रहा है, तो एक ड्रैगर है जो कि बाजार को कमजोरी दे रहा है। लेकिन सच्चिदानंद जी, बैंकिंग स्पेस पर आपका नजरिया क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई पर अपनी राय दीजिए। देखिए, क्लियरली यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम या मूड बना है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी 35,050 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए एंड कंट्रीब्यूशन वहाँ पर भी ज़रूर प्राइवेट बैंक्स का ही रहेगा। वहाँ पर ऑलरेडी हमने कोटक महिंद्रा बैंक का एक सेटअप इस शो के शुरुआत में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है 1905 के आसपास के स्विंग्स तो कंफर्टेबली बनने चाहिए। बट आईसीआईसीआई बैंक में भी जिस तरीके से एक रिबाउंड बना है 680 लेवल के आसपास, जो इसने एक बॉटम बनाया हुआ है, मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्ते के लिए एटलीस्ट ये पर्टिकुलर बॉटम तो वायलेट नहीं होना चाहिए एंड एक प्रोबेबल बेस शिफ्टिंग एक्शन यहाँ पर नजर आ सकती है बिफोर द एक्सपायरी। तो 700 के नीचे तो स्विंग्स बनने की उम्मीद थोड़ी सी कम है एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लग रहा है लगभग 730 735 के आसपास के स्विंग्स आईसीआईसीआई बैंक में भी नजर आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो डेफिनेटली इन दोनों को अपने बाय रेडार में रखना चाहिए। बट टॉप पिक होगा कोटक महिंद्रा बैंक। काफी रेजिलियंस दिखाया है उसने इस पर्टिकुलर गिरावट में एंड जिस तरीके से ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट काफी कॉन्फिडेंस अभी भी डिस्प्ले कर रहा है। तो 1900 के लक्ष्य के लिए कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह है। ऑलराइट, तो चलिए पॉजिटिव स्टार्ट तो बाजार का आज हुआ, लेकिन क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही होती हुई दिख रही है। चलिए प्रियंका से समझते हैं क्लोजिंग कहां पर हो रही है। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल मानसी, शुक्रिया। आज देखिए बाजार में तो एक बहुत वन साइडेड रैली आपको देखने को मिली और 16,100, 16,200 ये बड़े रेजिस्टेंस जोन बता रहे थे और उनके ऊपर ही बाजार ट्रेड करने में भी सस्टेन कर रहा है। दैट इज द बिग पॉइंट टू टॉक अबाउट। और आज सारे सेक्टर्स ने, सभी स्पेसेस ने कंट्रीब्यूट किया विद लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग जो लीडिंग काउंटर्स थे वो थे कमोडिटीज, मेटल। सो क्लियरली आपको हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को ये सारे स्टॉक्स में वन साइडेड रैली दिखी। स्टील काउंटर्स में आपको वन साइडेड एंड गुड गेन्स, मोर देन 10% के गेन्स आपको वेदांता जैसे काउंटर्स में आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। इसके अलावा
आईटीसी ने बाजार को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, रिलायंस ने, हेवीवेट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया और सपोर्ट आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने दिया। सो यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से आपको बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर बैंक सभी ने आज सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया। और रिलायंस बड़े वेटेज काउंटर्स और साथ ही मेटल पैक की स्ट्रेंथ। एलआईसी के आज आईपीओ डेब्यू हुआ, हालांकि वो थोड़े से डिस्काउंट पे जरूर ट्रेड कर रहा है, लगभग 7% इसके लिस्टिंग प्राइस से, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में आज जिस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिला और हम 15,700 के लेवल से कह रहे थे कि यहाँ पर आपको बाय जोन दिखेंगी, आपको ब्रॉडर मार्केट में जो एक सेंस दिख रही है वहां स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और वो कंटिन्यूड रही है। आपको अब 16,200 तक के लेवल की बात करें तो भी एनर्जी स्पेस क्लियरली हम देख रहे हैं कि वहां तेजी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसके चलते हमने यहाँ पर भी गेनर्स लाइक कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स देखे। लेकिन शॉर्ट्स जहां तेजी से आज कवर हुए वो टेक्नोलॉजी पैक भी था। आप एलटीटीएस की बात करें, माइंडट्री की बात करें, विप्रो की बात करें, यहाँ पर तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दिया। और उसके अलावा आपको ब्रॉड बेस्ड रैली दिखी, ब्रॉड बेस्ड कमबैक दिखा आज निफ्टी काउंटर्स पर, एफएनओ काउंटर्स पर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस पर। सो क्लियरली आज बाजार में 16,100, 16,200 ये एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको बाजार ऊपर की तरफ ब्रीच करके सस्टेन करने में कामयाब रहा है। ये कुछ गेनर्स भी आप देख रहे हैं आज जो, तो पहले अगर आप 10 गेनर्स की बात करेंगे निफ्टी काउंटर्स पर, एफएनओ काउंटर्स में, तो आपको उसमें मेटल, एनर्जी और साथ ही ऑटोपैक जो कल से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो स्टॉक्स दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी स्टॉक्स की आप बात करें तो यहाँ पर आपको तेजी दिखी। रिलायंस 3% तक की तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए दिखाई दिया। सो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशो भी आप देखें तो क्लियरली आपको 1700 एडवांसेस के आगे सिर्फ 250 डिक्लाइंस दिखेंगे। सेंसेक्स के काउंटर्स की आप बात करें तो बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेड करके क्लोज करने में आज कामयाब रहे हैं। देखना होगा कि रैली अब नेक्स्ट किस लेवल तक या फिर ये रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर अब कहाँ जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम अस इन दिस शो। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की। मुझे, मानसी और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार इकॉनमी पर, कॉर्पोरेट जगत पर, देश और दुनिया की सारी खबरें आप लगातार देख सकते हैं ET Now स्वदेश में। नमस्कार।